हेलो नॉलेज हंटर्स, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल बीइंग बुकिश। आज मैं आपके लिए हाइट एंड डिस्टेंस की थर्ड वीडियो लाया हूँ, ठीक है। और इसमें हम आईसीएससी के आए हुए क्वेश्चंस करेंगे। तो मेनली हम आईसीएससी 2017 एंड आईसीएससी 2019 के बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और ये दोनों क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आज का हमारा लेक्चर भी इसी पे डिपेंड है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इम्पॉर्टेंट मतलब थोड़े ट्रिकी और थोड़े हार्ड भी होने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको इजी क्वेश्चंस हाइट एंड डिस्टेंस के आते हैं तो ठीक है, नहीं तो पहले आप इजी से स्टार्ट कीजिए। उसके लिए मैंने प्रीवियस वीडियो में एक लेक्चर बनाया हुआ है, तो उसे आप देख लीजिए। और अगर आपको हाइट एंड डिस्टेंस से कुछ भी नॉलेज नहीं है तो मैंने उसकी भी एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाई हुई है, सो मेक श्योर टू वॉच इट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। देखिए, जो भी क्वेश्चंस करने वाले हैं उसमें एक चीज़ आएगा ऑल्टरनेट एंगल करके, उसे हमें समझना पड़ेगा। अगर आपको आता है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो एक बार देख लेते हैं ऑल्टरनेट एंगल क्या होता है। ऑल्टरनेट एंगल जब भी आता है तो एक जेड बना लीजिए, ठीक है। ऑल्टरनेट एंगल में होता क्या है कि ये जो एंगल होता है और ये एंगल, ये दोनों कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर इसका वैल्यू 30 डिग्री है, इस एंगल का वैल्यू अगर 30 डिग्री है तो ये भी 30 होगा, ठीक है। अब सीधा ही जेड नहीं, उल्टा जेड ही बन सकता है, मतलब इस टाइप का कुछ, इस टाइप का अगर जेड बनता है उस हिसाब से क्या होगा, ये एंगल जो होगा और ये एंगल, दोनों एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए अब आईसीएससी 2017 की क्वेश्चंस को देखते हैं और उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, बट फ्रेंड्स, क्वेश्चन रीड करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जैसे मैं क्वेश्चन को कंप्लीट कर देता हूँ रीडिंग उसकी, ठीक है, तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले उस क्वेश्चन को एक ट्राई दीजिए, ठीक है। एटलीस्ट कम से कम 5 मिनट्स उस पर स्पेंड कीजिए, ठीक है। उसके बाद मैं आपको तो सॉल्यूशन बता ही जाऊँगा, ठीक है। तो लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, ट्राई देना है, ठीक है। देखते हैं कि आप उस सॉल्यूशन कर पाते हैं कि नहीं, क्योंकि ये आईसीएससी क्वेश्चन है। ओके, सो हियर इट इज आईसीएससी 2017 क्वेश्चन। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स ए एंड बी as observed from the top of a lighthouse 60 meter high are 60 degree and 45 degree respectively. If the two ships are on the opposite sides of the lighthouse, find the distance between the two ships. Give your answer correct to the nearest whole number. कुछ समझ में आया? चलिए इसकी डायग्राम मैं बनाता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ओके, कर लिया आप लोगों ने ट्राई। चलिए अब इसकी डायग्राम देखते हैं। क्वेश्चन में मेन एलिमेंट है एक लाइट हाउस और दो शिप्स, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक लाइट हाउस है जो बीच में है, ओके, और दो शिप हैं जिसका नाम है ए एंड बी, एंड दोनों ऑपोजिट साइड में। क्वेश्चन में पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि दोनों ऑपोजिट साइड में। तो मतलब मान लेते हैं ये ए है, ठीक है, जो शिप ए है जो इस साइड में, और एक शिप इधर होगा जो जिसका नाम बी है। ओके, अब बोल रहा है क्या कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा तो आप क्या कीजिए, जो टॉप पॉइंट है यहाँ पर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन इस टाइप से खींच लीजिए, ठीक है। और अब यहाँ से एक ट्रायंगल ऐसे करके कंप्लीट कीजिए। एक ऐसे ट्रायंगल इसका कंप्लीट हुआ और एक ट्रायंगल इसका कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। अब बोल रहा है 60 डिग्री ए के लिए, क्वेश्चन रीड कीजिए, आपको समझ में आएगा कि 60 डिग्री इज़ फॉर एंगल ए, सॉरी शिप ए, ठीक है। और 45 डिग्री किसके लिए, शिप बी के लिए। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस इज 60 डिग्री फॉर ए एंड 45 डिग्री फॉर बी, ठीक है। अब देखिए ये जो एंगल है, ये जो आपका एंगल है 60 डिग्री और 45 डिग्री, ये दोनों कहाँ हमें लाना है, ट्रायंगल के अंदर लाना है। ये देखिए जो भी एंगल है सब ट्रायंगल के बाहर है, तो हमें ट्रायंगल के अंदर लाना है। अब देखिए ऑल्टरनेट एंगल वाला खेल, ये है आपका एक लाइन और ये है आपका एक लाइन, ये पूरा को देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या जेड बन रहा है, देखिए तो ऐसे करके ये ऐसे जेड बन रहा है, आपको समझ में आ रहा है, ये जैसे ऐसे करके जेड बन रहा है ना, तो मतलब ये अगर 60 है सो दिस शुड ऑल्सो भी 60 डिग्री। और उल्टा जेड ही बन रहा है, अगर इससे देखेंगे तो ये बी वाला शिप के लिए उल्टा जेड बन रहा है यहाँ पर। तो अगर ये 45 है, अगर ये आपका 45 डिग्री है, दो इस ये वाला एंगल जो होगा ये भी आपका 45 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं सॉल्यूशन वाले पार्ट। डायग्राम मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सो आपने डायग्राम देखा, अब इसके सॉल्यूशन देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसके नाम लिख दिए, इसको पी कर दिया, इसको क्यू कर दिया, इसको आर कर दिया और इसको एस कर दिया, ठीक है। और मेनली आपको क्या निकालना है, जो ए है और जो बी है, ये दोनों शिप है, इसकी क्या डिस्टेंस है आपको ये मेनली निकालना है, ठीक है। तो हम पहले इस ट्रायंगल को कैलकुलेट करेंगे और ये बेस जो है इसे निकालेंगे, फिर इस ट्रायंगल को लेंगे और इसकी बेस निकालेंगे, और लास्ट में क्या करेंगे, ये प्लस ये कर देंगे तो हमें दोनों शिप की दूरी पता चल जाएगी। ओके,
सो ट्रायंगल पी क्यू आर को मैं छोटा सा इधर एक थोड़ा सा ड्रॉ कर लेता हूँ। ये था आपका लाइट हाउस जो 60 मीटर हाइट था। ये है आपका बेस जो हमें कैलकुलेट करना, और ये एंगल हमें दिया हुआ है 60 डिग्री। ओके, अब देखिए ये साइड और ये साइड, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर और ये हो गया आपका बेस। सो पी और बी, सो इससे आपको कौन सा एंगल याद आ रहा है? सो टैन एंगल याद आएगा। ठीक है, टैन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? पी बाई बी। मेनली जो हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन होते हैं रिवॉल्व करते हैं अराउंड टैन के ही एंगल। ठीक है, टैन एंगल को ही रिवॉल्व करते हैं, बट कभी कभी साइन और कॉस भी आपको मिलेगा। ठीक है, अब देखते हैं सॉल्यूशन कैसे करेंगे। देखिए लाइट हाउस की जो हाइट है ये हमें पता है 60, बेस नहीं पता, वही तो हमें कैलकुलेट करना है। सो बेस आपका इधर चल गया, ठीक है, और √3 आपका इस साइड आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं। सो क्या हो जाएगा? 60 बाय √3 हो जाएगा आपका। जब बेस आपका इधर चल जाएगा, √3 इधर नीचे आएगा, तो बेस इज हम क्या लिखेंगे? 60 बाय √3। अब हम यहाँ पे एक रैशनलाइज करने वाला काम करेंगे। ठीक है, √3 बाय √3 रैशनलाइज करेंगे। ठीक है, तो 60 इंटू √3, तो 60 √3 हो जाएगा। √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा आपका? 3 बन जाएगा। यहाँ से 3 आपका 60 को काटेगा और 20 √3 आ जाएगा। नाउ 20 इंटू √3 हो गया। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि √3 और √2 इसकी वैल्यू को हमें यूज़ करनी होती है कैलकुलेशन में। ओके, सो 20 इंटू √3 की वैल्यू क्या होती है? 1.732। सो इट कम्स 34.64। इसे आप कैलकुलेट कीजिएगा, इतना आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट ट्राइंगल में जो कि हमारा है PRS। सो इस ट्राइंगल को मैं छोटे से एक ड्रॉ कर लेता हूँ। ये है आपका लाइट हाउस और ये एंगल आपका 45 डिग्री और ये बेस हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो इसमें भी वही काम हो गया, टैन एंगल को हम लेंगे क्योंकि P और B का रिलेशन आ रहा है। ठीक है, सो P बाई बी इज इक्वल टू टैन 45, और टैन 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो ये जब 1 हो गया, जब टैन 45 की वैल्यू 1 हो गई, तो B इधर जाए तो B इंटू 1 क्या होगा? B हो जाएगा, मतलब P इज इक्वल टू B। ठीक है, तो यहाँ से B की वैल्यू कितनी आएगी? 60 मीटर। वाई? क्योंकि परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? 60। जो लाइट हाउस है उसकी हाइट कितनी है? 60 मीटर। ओके, तो यहाँ से हमारा बी का वैल्यू कितना आ गया? इजीली 60 मीटर आ गया। अब जो हमारा पहला वाला बेस आया था, जो दूसरा वाला बेस है, दोनों को हम लोग क्या करना है? सिर्फ ऐड कर देना है। तो 34.64 प्लस 60 करें कितना आएगा? 94.64। लेकिन यहीं पर आप क्वेश्चन मत छोड़िएगा। मैंने अभी तक आपको जितने भी ICSE क्वेश्चन दिखाएं सब में लिखा रहता है करेक्ट 2 डेसिमल प्लेस या नियरेस्ट होल नंबर या ऐसा कुछ करेक्ट 2 डेसिमल प्लेस या 1 डेसिमल प्लेस या 3 डेसिमल प्लेस। ठीक है, तो इससे मत इग्नोर कीजिएगा, इससे आपका मार्क्स जरूर लूज हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट में थोड़ा सा हल्का सा काम कर दीजिएगा। ठीक है, सो नियरेस्ट होल नंबर मतलब देखिए 6 है, 94 के बाद 94 पॉइंट के बाद क्या है? 6 है, जो कि 5 से बड़ा है। तो ऐसे ही हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं। सो नियरेस्ट होल नंबर मेरा क्या आ जाएगा? 95 मीटर, एंड दिस इज द आंसर। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। चलिए अब ICSE 2019 के क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सो ICSE 2019 में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया था। चलिए इसे रीड करके समझते हैं। अ मैन ऑब्जर्व्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर टू बी 45 डिग्री. He walks towards it in a horizontal line through its base. On covering 20 meter, the angle of elevation changes to 60 degree. Find the height of the tower correct to two significant figures. देखिए यहाँ फिर से टू सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गया। ठीक है, मतलब ICSE क्वेश्चन जो हाइट एंड डिस्टेंस के रिलेटेड होते हैं वो सभी में आपको टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये मतलब आपको हमेशा मिलेगा। ठीक है, अब देखते हैं इसका डायग्राम कैसे बनेगा। इसका डायग्राम कैसे बनेगा? एक टावर है, ठीक है, और एक आदमी यहाँ पर आपका यहाँ पर है। ठीक है, तो जब ये यहाँ पर था तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा था? 45 डिग्री। ठीक है, कितना बन रहा था? 45 डिग्री, इसे याद रखिए। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? ये आदमी 20 मीटर थोड़ा आगे आया। ठीक है, मतलब चल के इस हॉरिजॉन्टल लाइन में, इस मान लेते हैं यहाँ तक 20 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ तक ये चल के आया 20 मीटर। अब जब ये इतनी दूर आ गया तो अब इसे, जब इसने यहाँ से अब टावर को देखा तब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना मिल रहा था? अब 60 डिग्री मिल रहा है। ठीक है, पहले कितना मिल रहा था? 45, अब कितना मिल रहा है? 60 डिग्री। ओके, तो आपको कैलकुलेट करना है कि ये हाइट ऑफ द टावर क्या है। क्वेश्चन समझ में आया आप? सो जिन लोगों को नहीं समझ में आया मैं एक बार फिर से उन्हें समझा देता हूँ कि सिंपल सा एक यहाँ टावर है। ओके, एक इंसान जब यहाँ पर था तब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा था आपका? 45 डिग्री बन रहा था। इसे याद रखिए, कितना बन रहा था? 45। जब ये 20 मीटर इतना दूर कवर करता है और जब अब ये इस टावर को देखता है तब कितना एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है? 60 डिग्री बनता है। तो मिल जाए वो कैलकुलेट करना कि ये हाइट ऑफ द टावर कितना है। ठीक है, तो देखते हैं इसे कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ओके, सो मैंने यहाँ पर इसकी सॉल्यूशन बनाई हुई है और सबसे पहले मैंने क्या बनाया हुआ है? डायग्राम। सो मेक श्योर आप भी सबसे पहले क्या बनाए? डायग्राम। डायग्राम के बिना हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले आप डायग्राम बनाइए।
तो मैंने इसी टाइप से डायग्राम बनाया हो जैसे मैंने आपको समझाया, ठीक है। बस अब यहाँ पर मैंने नेमिंग कर लिया, इसके ए बोल दिया, ऐसे बी बोल दिया, ऐसे सी बोल दिया और ऐसे डी बोल दिया, ठीक है। लेट हाइट ऑफ द टावर बी एच, ठीक है, यहाँ मैंने वही चीज़ लिखा और ये डिस्टेंस मुझे पता था लेकिन ये डिस्टेंस मुझे नहीं पता, तो इसे मैंने क्या मान लिया, एक्स मीटर, ओके। अब हम वही काम करेंगे, एक बार इस ट्रायंगल को लेंगे, तो इस ट्रायंगल मतलब पूरा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये जो 45 डिग्री बन रहा है ये इस ट्रायंगल में तो नहीं बन रहा है, आपको समझ में आ रहा है। जो 45 डिग्री बन रहा है पूरे ए सी डी इस ट्रायंगल के लिए बन रहा है, और नेक्स्ट जो 60 डिग्री बन रहा है वो भले ही इस ट्रायंगल के लिए बन रहा है, ठीक है। तो हम लोग एक बार इस ट्रायंगल ये पूरे को लेंगे और एक बार ट्रायंगल बी सी डी को लेके बनाएंगे, ठीक है। अब मैं ट्रायंगल ए सी डी को यहाँ थोड़ा शॉर्ट पे बना देता हूँ। ये था आपका ए, ये आपका सी और ये आपका डी, ठीक है। ये आपका हाइट ऑफ द टावर और ये था मेरा एंगल 45 डिग्री। तो यहाँ पर फिर से वही tan वाला कहानी लग गया कि ये परपेंडिकुलर और बेस वही वाला कहानी आ गया है, ठीक है। सो tan 45 इक्वल्स टू क्या होगा, ये हाइट जो मुझे नहीं पता तो हाइट, और ये 20 + x कैसे आया, देखिए ये 20 + x कैसे आया होगा कि ये आपका ट्रायंगल है, ठीक है। ये डिस्टेंस मुझे पता है 20, ये डिस्टेंस मुझे नहीं पता था, ठीक है। तो ये बेस की जो अगर मैं बेस को कैलकुलेट करूँगा तो कितना आना चाहिए टोटल, ये तो 20 है और ये कितना है x, तो टोटल बेस का वैल्यू कितना हो जाएगा 20 + x, और हाइट मैंने क्या माना है पूरे कंप्लीट को h, ठीक है। अब tan 45 की वैल्यू होती है 1, हाइट तो हाइट है और 20 + x 20 + x है, ठीक है। अब 20 प्लस उस साइड जाएगा, नेक्स्ट साइड जाएगा इधर, तो क्या आ जाएगा 20 + x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा h। तो यहाँ से अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी h - 20। अब देखते हैं ट्रायंगल के सेकंड पार्ट को, ओके। तो इसे मैं यहाँ थोड़ा शॉर्ट में बना देता हूँ। ट्रायंगल बी सी डी को कुछ इस टाइप से था, ये है आपका एंगल 60, जब ये इंसान यहाँ से यहाँ तक आ गया था तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया था 60 डिग्री, ठीक है। तो ये 60 डिग्री हो गया, इस साइड को मैंने x माना था, ठीक है, और ये था आपका हाइट h, ठीक है। तो इस टाइप का ट्रायंगल था। सो ये ट्रायंगल आपका बी सी डी। तो इस ट्रायंगल में आपको ये और ये दोनों साइड भी यूज़ करना है। सो परपेंडिकुलर बाय बेस, सो ये फिर से tan का आ गया। सो यहाँ पर एंगल कितना है tan का, tan 60, और p की वैल्यू क्या है h, और b की वैल्यू कितने x, ठीक है। तो tan 60 की वैल्यू होती है √3 एंड हाइट आपका h है और बेस आपका x है। तो अब क्या करेंगे √3x इक्वल्स टू h। तो अब यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी h/√3, ओके। सो अभी तक हमारे पास दो इक्वेशन आ गया। एक इक्वेशन ये है x इक्वल्स टू कितना h - 20 और x इक्वल्स टू h/√3। अब देखिए मैंने हर जगह x इक्वल्स टू क्यों लिखा है, ये चीज़ को आप जान लीजिए। अगर मैं h इक्वल्स टू लिखता तो आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन ऐसा करने से मुझे क्या फ़ायदा हुआ कि अब जैसे x का वैल्यू ये है h - 20 और यहाँ से x का वैल्यू कितना है h/√3, तो मैं h ये दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर सकता हूँ, मतलब दोनों को इक्वल कर सकता हूँ, ओके। तो ये मुझे बेनिफिशियल है और यहाँ से मेरा डायरेक्टली h का वैल्यू आ जाएगा। अगर आप h इक्वल्स टू लिखते हैं तो आपका x का यहाँ पर कुछ टर्म आएगा, फिर से h इक्वल्स टू दोनों इक्वेशन करें तो x का कुछ यहाँ पर टर्म आएगा। तो यहाँ से क्या है x और x इक्वल होगा और यहाँ से आपका x का वैल्यू आंसर निकलेगा, h का नहीं निकलेगा। उसके बाद आपको फिर h में सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस होगा। सो आप अगर ऐसे करेंगे तो आपका यहाँ पर टाइम बचेगा, ओके। तो कभी भी ट्राई कीजिएगा कि जो आंसर आपको निकालना है तो उसे इक्वल टू मत लिखिएगा, बट जो अलग वेरिएबल जो नेक्स्ट वेरिएबल है उसे यूज़ कीजिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से x का वैल्यू h - 20 और h/√3, तो दोनों को मैंने यहाँ इक्वेट कर दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अब देखते हैं सॉल्यूशन। h - 20 इक्वल्स टू h√3, √3 उधर जाएगा, इस साइड जाएगा, अपोजिट साइड में दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये √3h - 20 √3 इक्वल्स टू h, यही बच जाएगा। अब मैं h को क्या करता इस साइड ले जाता हूँ, ठीक है। मैं क्या करूँगा h को इस साइड ले जाऊँगा ताकि इधर h और h का कॉम्बिनेशन आ जाए। तो इधर क्या हो जाएगा √3h - h, और ये -20 √3 इधर आएगा तो क्या बन जाएगा +20 √3, ओके। अब मैं क्या करूँगा, ये जब h आ गया, ठीक है, दोनों में से h में कॉमन है। देखिए h रूट में नहीं है, ठीक है, खाली रूट में कौन सा है √3 है और कुछ नहीं है। यहाँ पर इस चीज़ को गौर कीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर h रूट में नहीं है। तो अगर मैं h को कॉमन लेता हूँ तो यहाँ क्या बच जाएगा √3 - 1 और इधर 20 √3 है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ h इक्वल्स टू लिखता हूँ, तो √3 मेरा इस साइड आ जाएगा, है ना, √3 मेरा इस साइड आ जाएगा, 20 √3 डिवाइड बाई √3 - 1 हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पर फिर से रैशनल का खेल लगाना पड़ेगा, तो इसको रैशनलाइज कैसे करूँगा मैं √3 + 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके। तो अब ये चीज़ और ये चीज़ दोनों मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 60 + 20 √3। आप करके देखिए ना, तो आपको यहाँ से डायरेक्ट भी समझ में आ रहा होगा कि जब मैं 20 √3 और √3 + 1 को दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा क्या आएगा ऊपर में 60 + 20 √3, नीचे क्या आएगा मेरा ये हो जाएगा आपका a - b और a + b वाला
खेल हो जाएगा, ठीक है। तो √3 - 1 √3 + 1 मतलब √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 3, ठीक है। और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, तो 3 - 1 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ओके। अब 60 और 20 √3 में हमें क्या कॉमन दिख रहा है कि 20 कॉमन है, तो 20 मैंने यहाँ पर कॉमन ले लिया है, ओके। तो यहाँ पर मैंने 20 को कॉमन ले लिया है, तो यहाँ क्या बच जाएगा 3 + √3 और डिवाइड बाई 2 बच जाएगा। अब 2 से 10 कट जाएगा, ठीक है। तो ऊपर क्या बचेगा 30 + 10 √3। अब √3 का वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो इतना, उसके बाद आपका आंसर ये आ जाएगा। अब आप लोग में से कुछ लोग बोलेंगे कि इतनी लंबी सॉल्यूशन क्यों कर रहे हैं, कि देखिए कोई कोई चीज़ स्टूडेंट होते हैं जो इतनी सॉल्यूशन को इतने अच्छे से नहीं समझ पाते, तो उन लोगों के लिए भी है कि जो अच्छे से सॉल्यूशन नहीं कर पाते हैं, तो उन लोगों के लिए मैंने इस पूरे सॉल्यूशन को बताया, ठीक है। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।